ओके, सो वी आर लाइव नाउ। मैं सौरभ सर एग्जामपुर एमपी टीचिंग चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामपुर एमपी टीचिंग चैनल पर। ठीक है, सबसे पहले मेरा आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। जैसा भी आप कनेक्टेड फील कर सकें उस तरीके से आप अपने चीजों को याद करके क्लास की आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइम तो पूरे जो समय आपका है वो 2 बज चुका है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, रोज मैं सौरभ सर 2 बजे एग्जामपुर एमपी टीचिंग चैनल पे आपको मिलूंगा सामाजिक अध्ययन विषय के साथ, जो कि पूरे 60 अंक का है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं, पूरे 60 अंक का है सामाजिक अध्ययन, जो कि पूरी तरीके से निर्णायक होगा वर्ग 2 के, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो आपका सीटेट हो या एमपीटेट हो, उसके क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो मैं रोज बता चुका हूं 2 बजे मैं सौरभ सर आपके साथ एग्जामपुर चैनल पर हूंगा। तो चलिए फटाफट एग्जामपुर को ज्वाइन कर लीजिए, सौरभ सर को ज्वाइन कर लीजिए और हम सामाजिक अध्ययन का सब्जेक्ट आज शुरू करेंगे, जो कि आज हमारा मुगल अंपायर से संबंधित प्रश्न होंगे। मुगल अंपायर से संबंधित प्रश्न होंगे जो अब तक एमपीटेट और सीटेट दोनों ही पेपरों में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। उन्हीं के आधार पर ये सारे क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ जाइएगा और अपने आप का इवैल्यूएशन भी कीजिएगा अंत सेशन के अंत में, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी और कितनी बेटर उसको बनाई जा सकती है। चलिए, तो मैं सौरभ सर आपका फिर से स्वागत करता हूं एग्जामपुर एमपी चैनल पर और हम अपने क्लास को शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा जल्दी से फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि 100% एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फ्रॉम मुगल एज। तो मुगल एज से 100% एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुके हैं। और जैसा कि आप पता है, एज यू ऑल नो ऑलरेडी या वेरी वेल, क्या कि एमपी टेट या सी टेट, कोई भी टेट के अगर आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, अपना अहम योगदान देते हैं। ठीक है ना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो आज हम लोग 22, 23, 25 जो भी क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे बाहर मुगल एम्पायर से संबंधित क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। ये नहीं है कि मुगल एम्पायर का ये लास्ट सेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पहला, भले ही पहला हो सकता है, आखिरी तो नहीं है। मुगल एम्पायर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम बार बार के अगला अगला सेशन आता चलेगा। जो भी अब तक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या आ चुके हैं या एक्सपेक्टेड हैं, दोनों मैं अगले अगले सेशंस में लेकर आता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि ये आखिरी है। ठीक है, या ये मैं नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा यहीं से खाली आएगा 22-23 क्वेश्चंस में भाई पूरा का पूरा आ जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, इन 22-23 में से कम 5, 6, 7 तो रिपीट होंगे ही होंगे पेपर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये आपके कुछ मुगल एम्पायर्स हैं जिनके फोटो आपको क्लास के ड्यूरिंग क्लास में मिलेगा, क्लास का समय भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट। ठीक है, आइए फटाफट देखिए। चलिए, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये कह रहा है ईरान का नेपोलियन। फटाफट आगे बढ़ेंगे, कॉपी पेन में आप लोग टिक करते रहना, बहुत ही जरूरी है। मैं फिर बता रहा हूं, कॉपी पेन पे टिक करते रहना अपने आंसर्स को। मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। वह जैसे कि हम आपको पता है कि नेपोलियन फ्रेंच रूलर का बहुत बड़ा एक सोल्जर था और पूरे यूरोप पर उसने क्या किया था, अपना पावर स्टैब्लिश कर लिया था, पूरे यूरोप को कंक्वर्ट कर लिया था, जीत लिया था। तो कहा जाता है कि नेपोलियन कभी हारा नहीं, जब हारा तो मर ही गया। ठीक है ना। खैर, वैसे ही भारत का भी नेपोलियन आपको पता है चंद्रगुप्त को कहते हैं। वैसे ही ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो नेपोलियन भैया बहुत फेमस है पूरे विश्व में। जब भी किसी के नाम के साथ नेपोलियन लग जाए तो समझ लो कि वो क्या है, अमर अजय है, विजय है, हमेशा विजयी रहता है वो। ठीक है ना। तो ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, मोहम्मद शाह, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दे दीजिएगा, ब स द अ में। ब स द अ में कौन सा आपका आंसर ईरान के नेपोलियन के नाम से आपका जाना जाता है, फटाफट इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, फटाफट इसका आंसर दे दीजिए आप लोग, फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। क्या आंसर दे रहे हैं आप? नादिर शाह, बहुत सुंदर, नादिर शाह।
नादिर शाह, भारत पर इसने बहुत बार आक्रमण किया, याद रखिएगा, भारत पर आक्रमण, और भारत पर एक स्पेशली किसके, मुगल साम्राज्य पर, किसने, किस पर, मुगल साम्राज्य पर, याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य में बहुत बार इसने आक्रमण किया, ठीक है ना। उसमें सबसे फेमस आक्रमण कौन सा था, 1739 का, जहां से जो मयूर सिंहासन था, याद रखिएगा, जो मयूर सिंहासन था किसका, जिसको शाहजहां ने बनवाया था, याद रखिएगा, किसने बनवाया था भाई, शाहजहां ने, मयूर सिंहासन जिसको शाहजहां ने बनवाया था, जिसको ताख्ते ताउस भी कहते हैं, उसी को ये अपने साथ लूट कर, आपने जब आक्रमण किया था दिल्ली पर, तो इसने उसे मयूर सिंहासन को लूट कर अपने साथ ये ईरान लेकर चला गया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, इसने भारत पर बहुत बार आक्रमण किया है, वहां के सबसे बहादुर बादशाहों में से एक है नादिर शाह। उसके बाद से अहमद शाह अब्दाली ने भी अटैक किया है भारत पर, ठीक है ना। तो ईरान, याद रखिएगा, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह, याद रखना है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिएगा, कह रहा है नादिर शाह ने 1739 में, याद रखिएगा, नादिर शाह ने 1739 में, और इस, एक मिनट, ठीक है, नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया क्योंकि वह धन लूटना चाहता था। याद रखना, नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली, जो भी ईरानी बादशाह थे, उनको जब भी पैसे की कमी होती थी, वो भारत पर आक्रमण कर देते थे। उस समय भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो आसपास के जितनी भी सभ्यताएं थी, सब में प्रसिद्ध थी बात कि भारत को सोने की चिड़िया, अगर पैसे की कमी है तो भारत चलो, वहां पर लूटो, लूट मचाओ, आक्रमण करो, वहां पर जो भी पैसा वैसा मिले लूट कर फिर वापस आ जाओ। तो ये सब ईरान के शासक यही काम करते थे। अहमद शाह अब्दाली हो गया, नादिर शाह हो गया, ठीक है ना। तो नादिर शाह ने क्या किया, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, और उसी आक्रमण का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, धन लूटना, याद रखिए। नादिर शाह का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, यही आपके सामने जो नादिर शाह का पिक्चर आपके सामने क्लियर दिख रहा है, तो यही नादिर शाह है। कब आक्रमण किया था, दिल्ली पर, याद रखिएगा, दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, 1739। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, तो याद रखना है 1739, 1739 एडी में इसने अटैक किया था, ठीक है ना। आइएगा, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल सिंहासन क्या है, तख्ते ताउस, याद रखना है, तख्त ए ताउस, ठीक है ना, तख्ते ताउस, ताउस कहो, या इसे मयूर सिंहासन कह लो, या इसे पीकॉक थ्रोन कर लो, क्या कह लो, पीकॉक थ्रोन, कुछ भी कह लो, नाम एक ही है। मुगल साम्राज्य का सिंहासन, सबसे प्रसिद्ध सिंहासन, ठीक है ना। तो याद रखना है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत प्रसिद्ध सिंहासन था, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। किसको बनवाया था, अभी मैंने लास्ट स्लाइड पे बताया था, शाहजहां ने बनाया था, याद है, याद रखना है। तब याद रखना है कि मयूर सिंहासन को, तख्ते ताउस को शाहजहां ने बनवाया था, अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपने अपने गद्दी को बनाने के लिए, ठीक है ना। इसको किसने लूट, कौन लूट के ले गया, तो मैं बता दूं, नादिर शाह, वही 1739 के आक्रमण में, 1739 के आक्रमण में कौन लेके चला गया, नादिर शाह अपने साथ वापस लेके चला गया, याद रखना है। आइएगा, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है कि तख्ते ताउस अथवा मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बैठने के लिए, राज सिंहासन का था वो, और इसको मयूर सिंहासन क्यों कहते हैं कि इससे क्या हुआ, नाचते हुए मोर की आकृति का बनाया गया है, याद रखना है। ये जो मयूर सिंहासन था, उसको कैसे बनाया गया, नाचते हुए, देखो ना, ये सब लग रहा है ना जैसे नाचते हुए मोर की तरह। जब मोर नाचता है तो पूरा का पूरा पंख फैला लेता है, तो बिल्कुल उसी की तरह इस सिंहासन को बनाया गया है, इसलिए इसका नाम भी पीकॉक थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन रखा गया है। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं, याद रखना है। अरबी भाषा में, ये ईवीएस के क्वेश्चन में 1 नंबर में पेपर में आ चुका है, इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन के पेपर में, पेपर 1 में, यानी कि भाग 3 में, याद रखना है, ठीक है ना, जो प्राथमिक विद्यालय के लिए होते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि मोर को अरबी भाषा में हम क्या कहते हैं, तो इस बात को इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ताउस कहते हैं, याद रखना है, क्या कहते हैं इसे, ताउस कहते हैं, इसलिए इसको तख्त ए ताउस भी कहते हैं, मयूर सिंहासन कहते हैं। और यह लाल किला दिल्ली में था, और इसी दिल्ली से नादिर शाह ने 1739 में जब उसने आक्रमण किया था दिल्ली पर, तो उसे अपने साथ लूट कर लेकर चला गया था, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा,
देखिएगा, औरंगजेब अपने मृत्यु के समय कितने वर्ष का था? औरंगजेब अपने मृत्यु के समय, याद रखना, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी, मैं बता दूं आपको, 1707 में हुई थी। और एक्चुअली डेट बता दूं तो वो डेट था 20 फरवरी, याद रखना है, 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है कि अंतिम महान मुगल शासक का मृत्यु के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की अंत ही हो गया। इसी सम्राट के मरने के बाद, इसी बादशाह के मरने के बाद। तो ये जब मरा तो उस समय कितने वर्ष का था? 80, 56, 88, 77, 80, 56, 88 और 77 में कितने वर्ष का वो था औरंगजेब, बताइएगा। तो बताइए, इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। ठीक है, डोंट डिस्टर्ब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, 88 वर्ष। ठीक है ना? तो 88 वर्ष आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। औरंगजेब अपनी मृत्यु के समय कितने वर्ष का था? 88 वर्ष का, याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं और भी मुगल सम्राट के बारे में। देखिएगा कि अब मैं, अगर आपको पता, और खाली देखो पेपर में खाली औरंगजेब के बारे में तो पूछेगा नहीं, ठीक है ना? हो सकता है कि इस बार औरंगजेब, लास्ट टाइम औरंगजेब के बारे में पूछा था, इस बार शाहजहां के बारे में पूछ दे, बाबर हुमायूं के बारे में पूछ दे, ठीक है ना? तो बहुत सारे, जहांगीर के बारे में पूछ दे, अकबर के बारे में पूछ दे। मैं आपको बता दूं, इसकी डेथ कब हुई थी? 20 फरवरी 1707 को। कहां पर हुआ था? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को अहमदनगर, महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में, याद रखना है। हो सकता है कि इस बार पेपर में पूछा था कि कब हुई थी मृत्यु, या कितने वर्ष का था अपनी मृत्यु का समय। अगले पारी क्वेश्चन में ये पूछने की पूरी संभावना हो सकती है कि औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई थी। तो याद रखना है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में, ठीक है ना? इसके अलावा जो भी मुगल अंपायर है, जैसे कि बाबर है, तो बाबर का जन्म कब हुआ था? 1526 में। और कब मर गया था वो? 1530 में। एक्चुअली ये जन्म नहीं है, याद रखना है, जन्म नहीं है, इनका शासन है। बाबर ने भारत पर शासन किया था 1526 से 30, याद रखना है। हुमायूं ने कब कब किया था? 1530 से 1556 तक। द लकलेस लीडर, याद रखिएगा, ठीक है ना? इनको लकलेस लीडर के नाम से जानता है, यानी कि सबसे अभाग्यशाली, ठीक है ना? ये गिरता मरता सम्राट था, मतलब खाली गिरते मरते इसकी पूरी जीवन खत्म हो गई, ठीक है ना? याद रखिएगा। और ये फर्स्ट मुगल एम्पायर था, मुगल साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? पहला बादशाह बाबर था, याद रखिए। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। उसके बाद बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। अकबर ने कब से शासन किया? 1556 से लेकर 1605 तक। इसको कहा जाता है द ग्रेट, महान बादशाह का नाम जाना जाता है, महान सम्राट के नाम जाना जाता है। किसको? अकबर को। याद रखना है। ये कौन है? जहांगीर। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। किसने कब तक रूल करी? 1605 से 1627 तक। ये कहा जाता है द पैरागन ऑफ स्टेबिलिटी। पैरागन ऑफ स्टेबिलिटी मतलब क्या? इसके शासन में सबसे ज्यादा मुगल एम्पायर क्या रहा? स्थिर रहा, ठीक है ना? उसका से शाहजहां। शाहजहां कब तक रूल किया? 1627 से 58 तक। एंड द मास्टर बिल्डर, इसे क्या कहा जाता है? मास्टर बिल्डर, यानी कि इसे निर्माताओं का प्रिंस कहा जाता है, निर्माताओं का प्रिंस। यानी कि अपने शासन में इतने सारे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स वगैरह को बनवाया इसने कि इसका नाम ही रख दिया गया मास्टर ऑफ बिल्डर। मास्टर बिल्डर, यानी खाली इसका काम था बिल्डिंग बनाना, है ना? औरंगजेब कौन था? 1658 से 1707 तक। 1658 से 1707 तक सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा टाइम तक रूल करने वाला बादशाह था। अगर अकबर की बात करी जाए तो इसे क्या कहता है? इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंट का मतलब क्या? ये हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं था कि सबको भाई भाई मानता था, मतलब कि ये कट्टर मुस्लिम, कट्टर हिंदू, क्या बोलते हैं उसे, कट्टर मुस्लिम था। क्या बोलते इसे? कट्टर मुस्लिम था। यानी कि ये हिंदुओं, ये सबको साथ लेके चलने वाला सम्राटों में से नहीं जाना जाता है इसे, ठीक है ना? तो इस बात का, जिस तरह से अकबर था, उसके अंदर टॉलरेंस की नीति थी। टॉलरेंस मतलब क्या? वो उसके अंदर सहनशीलता थी, वो सबको साथ लेके चलता था। हिंदू मुस्लिम के जितने भी धर्म थे, सबको समान रूप से उसको स्वीकार करता था। लेकिन औरंगजेब बिल्कुल भी नहीं करता था इस बात, इसलिए इसको कहा जाता है क्या? इनटॉलरेंट। इसके अंदर सहनशीलता नाम की कोई चीज नहीं थी। ये धर्मनिरपेक्ष नहीं था, बल्कि कट्टर धर्मवादी था, ठीक है ना? तो इस पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन से मुगल शासक ने कितने टाइम से लेकर के कितने टाइम तक शासन किया, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और कौन कौन से नाम से जानते हैं, इस बात को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये अलग बात है कि इन लोगों ने कैसे रूल किया, क्या हम लोग पढ़ेंगे। जब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो हम लोग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रहे, इसको अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है? आगे आइएगा।
लघु अकबर किसे कहा जाता है? लघु अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लघु अकबर किसे कहा जाता है? बताइएगा फटाफट, इसका आंसर बता दीजिए फटाफट। लघु अकबर किसे कहा जाता है? बताइए रो, बताइए बताइए बताइए। लघु अकबर, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। दारा शिकोह को क्या कहा जाता है भाई? दारा शिकोह। दारा शिकोह जो थे वो क्या है? लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। लघु अकबर मतलब क्या कहा जाए तो अकबर का एक प्रतिरूप, अकबर का इसे प्रतिरूप, इसे अकबर का प्रतिरूप कह सकते हो, अकबर का प्रतिरूप। यानी जिस तरह अकबर का व्यवहार था बिल्कुल वैसे ही कहा जाता है कि दारा शिकोह का भी व्यवहार था। ठीक है ना, ये भी एक मुगल प्रिंस रहे हैं, मुगल बादशाह रहे हैं दारा शिकोह, और शाहजहां के पुत्र हैं ये कौन है? दारा शिकोह की अगर बात करूं तो मैं आपको बता दूं, शाहजहां के पुत्र हैं ये। शाहजहां के 4 पुत्रों में से, जैसे कि दारा शिकोह हो गया, आपका औरंगजेब हो गया, ठीक है ना, उसका से बख्शी हो गया। तो शाहजहां के 4 पुत्रों में से एक पुत्र ये भी है। 4 पुत्रों से एक कौन है? दारा शिकोह भी है। और दारा शिकोह शाहजहां के बहुत ही प्यारे थे, और दारा शिकोह शाहजहां के प्यारे थे, और शाहजहां जो थे वो दारा शिकोह के प्यारे थे। तो दोनों एक दूसरे से बहुत इनका लगाव था, और शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह ही मेरे बाद राजगद्दी पर बैठ जाए, ठीक है ना। लेकिन इसके विरुद्ध आवाज उठाने का जिसने काम किया, औरंगजेब, यानी कि दारा शिकोह का छोटा भाई, यानी औरंगजेब का छोटा बेटा, सॉरी शाहजहां का छोटा बेटा औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को सम्राट बनने के खिलाफ आवाज उठा दी, जिसकी वजह से दारा शिकोह को क्या करना पड़ा? लड़ाई लड़नी पड़ी औरंगजेब से। कितनी भी बारी, 2 बारी 3 बारी उनसे लड़ाई लड़ी, लेकिन तीनों बारी क्या हुआ? दारा शिकोह हार गया, और फाइनली औरंगजेब को क्या हुआ? दारा शिकोह मिल गया। जब भागते हुए कहीं वो जाकर के शरण ले रहे थे, शरणार्थी बने हुए तुर्की में, तो वहां से उनको क्या हुआ? वहां के राजा ने पकड़वा दिया औरंगजेब को। औरंगजेब जब इसे वापस लेकर आए दारा शिकोह को, तो उसे गला काट कर मार दिया गया, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। तो औरंगजेब ने ही दारा शिकोह को मरवा दिया था, ठीक है ना, ताकि इसके खिलाफ फिर से आवाज ना उठ पाए। तो याद रखना है, लघु अकबर दारा शिकोह कहा जाता था, क्योंकि दारा शिकोह का व्यवहार जो था वो ये भी क्या था? सहिष्णु था। कैसा था ये? सहिष्णु, ठीक है ना। सहिष्णु मतलब क्या होता है? टोलरेंट था, टोलरेंट बिहेवियर था, ठीक है। टोलरेंट बिहेवियर मतलब क्या? सहिष्णु व्यवहार था, यानी कि वो सभी धर्मों को बराबर मानता था। दारा शिकोह की भी बात करूं तो ये सभी धर्म को क्या मानता था बच्चों? सभी धर्मों को ये बराबर मानता था। इस बात का ध्यान रखें, इसीलिए इसका नाम भी लघु अकबर, यानी कि जिस तरीके से अकबर की नीति थी उन सारी नीतियों में दारा शिकोह विश्वास करता था, बिल्कुल उनका व्यवहार अकबर से मिलता जुलता था। इसीलिए दारा शिकोह को लघु अकबर के नाम से जानते हैं, याद रखना है। और लघु अकबर किसे कहा जाता है? दारा शिकोह को। आइएगा अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर रहा, ये वीरता व साहस के लिए शाहजहां ने औरंगजेब को कौन सी उपाधि दी थी? कौन सी उपाधि दी थी शाहजहां ने औरंगजेब को? शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को उसकी बहादुरी के लिए कौन सी उपाधि शाहजहां ने उसे दी थी? तो याद रखना है इसका आंसर फटाफट। बिल्कुल, क्या बात, आप लोग पहले ही जवाब दे चुके हैं भाई। बहादुर, सही बात है। बहादुर का नाम दिया था किसने? शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को। आइएगा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा। मुगल काल में निर्माताओं का प्रिंस, निर्माताओं का प्रिंस मतलब क्या होता है? द मास्टर बिल्डर। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? मास्टर बिल्डर। मास्टर बिल्डर किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए। औरंगजेब, अकबर, शाहजहां और हुमायूं। आपको बिल्कुल सही जवाब है। मुझे पता था आप लोग आंसर दे चुके होंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको आंसर बताया था। शाहजहां को मास्टर बिल्डर के नाम से जाना जाता है, निर्माताओं का प्रिंस के नाम से जाना जाता है। और इस बात को आपने भूलना नहीं है, भूल गए ना तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। चुपचाप करके देख लो। तो निर्माताओं का प्रिंस किसे कहा जाता है भाई? शाहजहां को कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिएगा अगला सवाल,
अगला सवाल क्या था, जानकारी है। अगला सवाल नहीं है भाई, बल्कि अगली क्या चीज है, जानकारी है। शाहजहां ने जो जो चीजें बनवाई थी, शाहजहां, पेपर में पता है क्वेश्चन ये आ चुका है कई बारी कि शाहजहां ने क्या क्या चीजें बनाई हैं, कोई ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि मोती महल, ठीक है ना, लाल किला, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसे ऑप्शन देगा, बोलेगा क्या शाहजहां ने नहीं बनाया है। तो शाहजहां ने जो बनाया है पहले वो तो पता होनी चाहिए ना आपने, तो पता करने के लिए आपको मैंने यहाँ पॉइंट्स नोट डाउन कराए हैं आपको। क्या, ताजमहल, आपने देखा होगा आगरा का ताजमहल किसने बनवाया है, शाहजहां ने। जामा मस्जिद दिल्ली का किसने बनवाया है, शाहजहां ने। रेशमा बाग शाहजहां ने। शाहजहां बाग शाहजहां ने। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद आपको पता है पेपर में ये भी मोती मस्जिद क्वेश्चन पूछ चुका है। मोती मस्जिद जो है वो आपका कहां पर है, आगरा में है। कहां पर, आगरा फतेहपुर सीकरी, आगरा फतेहपुर सीकरी, इस बात का भी ध्यान रहे, ठीक है ना। मोती मस्जिद, दीवानी, दीवाने आम या दीवाने खास, ये सब चीजें किसने बनवाई है, हमारे शाहजहां भाई साहब ने बनवाई है, ठीक है ना। याद रखिएगा 1502 से 1588 तक, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो शाहजहां ने जो जो चीजें बनवाई है आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। याद रखना है शाहजहां ने क्या क्या बनाई है भाई, ताजमहल, जमा मस्जिद, रेशमा बाग, शाहजहां बाग, मोती बाग, दीवाने दीवाने, दीवानी दीवाने आम और दीवाने खास। छोड़ना नहीं है, इसमें से सारी चीज भाई अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, गलती से भी छोड़ मत देना। आइएगा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, ये देखना, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था भाई, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, शाहजहां को किस नाम, उसका ओरिजिनल नाम, उनका वास्तविक नाम, उनका मूल नाम क्या था। लोग तो शाहजहां के ही नाम से जानते हैं, लेकिन उसके अलावा उनका और नाम था, वो इनमें से किसका था। सलीम के नाम से उनको जानते थे, कि खुर्रम के नाम से उनको जानते थे, कि सूजा से के नाम से जानते थे, कि दारा के नाम से जानते थे, बताइएगा। इसका आंसर फटाफट दे दीजिए, सलीम, खुर्रम और सूजा और दारा, बताइएगा। या अगर मैं इसके पूरा नाम बता दूं तो इसका नाम था शाह सूजा। क्या नाम था, सॉरी, शाह सूजा, ये ऐसे भी नहीं होगा, शाह सूजा, ये वाला है शाह सूजा, ये पूरा नाम है। आपको तो इनका तो नाम पता ही, अभी मैंने बताया, दारा शिको हो गए, ठीक है। खुर्रम और सलीम, सलीम को तो आपको पता ही है, जहांगीर बोलते हैं, जहांगीर को क्या बोलते हैं, सलीम के नाम से जानते हैं। वैसे ही खुर्रम क्या बच गया आपका, फिर शाहजहां के नाम से जानेंगे, यानी कि शाहजहां का ओरिजिनल जो नाम था वो शाहजहां खुर्रम था, पूरा नाम उनका शाहजहां खुर्रम था। उसको लोग भले ही शाहजहां के नाम से जानते हो, लेकिन उनका नाम क्या था, शाहजहां खुर्रम। सलीम के नाम से जहांगीर को जाना जाता है, शाह सूजा और दारा शिको, ये जो दोनों हैं ये शाहजहां के पुत्र हैं। ये कौन है, शाहजहां के पुत्र हैं, याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में शाहजहां के चौथे पुत्र का आप लोग नाम लिख के भेज दीजिएगा मुझे। कमेंट बॉक्स में शाहजहां के चौथे पुत्र का नाम आपके लिए, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। शाहजहां का चौथा पुत्र, शाहजहां का चौथा पुत्र आपने बताना है। चौथा पुत्र किसने बताना है भाई, आपने बताना है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लिखिए फटाफट, ठीक है। चलिए, मैंने पूरा का पूरा वही जो मैं बोल रहा हूं वही लिख दिया। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में, सेशन खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेज दीजिएगा, क्या कि चौथा पुत्र शाहजहां का कौन सा था। तीन तो मैंने बता दिए, शाहजहां हो गया, शाह सूजा हो गया, दारा शिको हो गया, और औरंगजेब का तो आपको नाम पता ही है, औरंगजेब का नाम तो आपको पता ही है। तो तीन तो मैंने बता दिए, चौथा आपको बताना है। तो आप याद रखना है, शाहजहां का जो वास्तविक नाम है वो खुर्रम है। कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, लेकिन उससे पहले आप कुछ जानकारी ले लीजिए, ठीक है। देखिएगा, ये चारों पुत्र हैं, ये कौन है, चारों पुत्र हैं, ठीक है, औरंगजेब से लेकर के शाहजहां तक, है ना। देखिएगा, ये चारों पुत्र हैं, नाम तो दिखा नहीं है कौन कौन है। चलिए, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूंगा, है ना। चलिए अगला सवाल, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको भी रहने दीजिए, देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन देखना आप, फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी किस मुगल शासक ने बनाया। याद रखना है, फतेहपुर सीकरी को
अपनी राजधानी किस मुगल शासक ने बनाया, यानी कि किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बना ली? अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर भाई आप लोग फटाफट दे दीजिए। इसका आंसर आपने फटाफट दे दीजिए कि फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी किस मुगल शासक ने बनाया? फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी किस मुगल बादशाह ने बनाया? इसका आंसर आप लोग फटाफट दे दीजिए लिख करके। अकबर, बाबर, शाहजहां और जहांगीर में से किसने? ये तो आपको पता ही है, ये तो कौन है? ये तो संस्थापक है। इसे क्या कहते हैं? संस्थापक। इसको महान के नाम से जानते हैं। शाहजहां को तो आपको पता ही है, क्या निर्माताओं का प्रिंस कहते हैं, निर्माताओं का प्रिंस कहते हैं। जहांगीर को आपको पता ही है, मैंने अभी बताया, क्या सलीम के नाम से इनको जाना जाता है। तो जो भी चीजें थोड़ी बहुत जानकारी वाली थी जो पेपर में आ चुका है, मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, कॉपी में लिखना मत भूलिएगा। तो बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, किसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई? तो ऑब्वियस सी बात है, शाहजहां ने बनाई। किसने बना दी? शाहजहां ने। इसी ने जो वहां पे जाकर क्या बनाया था? मोती बाग। क्या बनाया था? मोती बाग। याद रखना है, ठीक है ना। आगे, अकबर की पत्नी जोधाबाई, आपको तो पता ही है, अकबर की एक राजपूत रानी थी जिसका नाम था जोधाबाई, जिसको जोधा अकबर के नाम से भी आपने मूवी देखी ही होगी। तो उसका महल कहां था? अकबर ने अपनी पत्नी जोधा के लिए महल बनवाया था। वो महल कहां पर था? आगरा, दिल्ली, अहमदनगर, फतेहपुर सीकरी। आपको पता ही है, अहमदनगर में तो किसकी मृत्यु हुई थी? तो औरंगजेब, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिल्ली, आगरा, जोधाबाई आपको पता है, दिल्ली आगरा तो हो ही नहीं, तो फतेहपुर सीकरी में। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है? फतेहपुर सीकरी। यानी कि अकबर की पत्नी जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में है। फटाफट आगे बढ़िएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये देखिएगा। कह रहा है अधोलिखित में किस मुगल चित्र शैली का, किस, देख रहे किसे, किसे कह रहा है, किसे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? मुगल चित्र शैली का, मुगलों में जिस तरीके से पेंटिंग्स होती थी, उन पेंटिंग्स का श्रेय किसको जाता है? उस मुगल चित्र शैली का श्रेय किसको जाता है? कौन है इसमें संस्थापक? बहजात तथा मीर हसन, अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली, मंसूर तथा अब्दुल हई, दसवंत तथा बसावन। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली। भूलना नहीं है, याद करके रखना है भाइयों। दोस्तों, अपन सब मिलकर के एमपी टेट, सी टेट सब क्वालिफाई करेंगे, एक ही अटेम्प्ट में करेंगे। अगर इस सेशन में आप लगातार बने रहते हो, तो सामाजिक अध्ययन लगातार आप पढ़ते रहते हो, तो रोज प्रैक्टिस करते रहते हो, तो जो कभी बाई चांस अगर लाइव वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, वीडियो खत्म होने के बाद आप एमपी एग्जाम्पल चैनल पर जाइए और वीडियो को देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज हैं और ये क्लासेज आपकी श्योर कराती हैं क्या बोलते हैं उसे, सफलता को। किसमें? एमपी टेट या कोई भी टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है ये सामाजिक अध्ययन, स्पेशली एमपी टेट और सी टेट के बच्चे ध्यान में रख करके आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आइएगा, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, ये देखिए। गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किस मुगल बादशाह ने करवाया था? याद रखना है, बताइएगा। गीता तो आपको पता ही है, गीता सनातन धर्म या हिंदू धर्म की बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है गीता को, जिसमें कि गीता सार जिसे कहते हैं कि कृष्ण भगवान में महाभारत को लेकर के बहुत सारी उसमें जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो चर्चा हुई थी, उन चर्चा के बीच में क्या है, उसी का सार है ये गीता। तो बताइए, फारसी भाषा में किस मुगल बादशाह ने उसका रूपांतरण अनुवाद कराया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और दारा शिकोह। बताइएगा, इसका आंसर फटाफट बता दीजिए, ठीक है। क्या बात, बहुत सुंदर, दारा शिकोह हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। दारा शिकोह ने गीता को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था उसका, ठीक है। चलिएगा, अगला सवाल, आइएगा, अगला सवाल हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा मुगलों को मनसबदारी प्रथा पता है ना, कहा जाता है कि मुगलों में सबसे बड़ी पोस्ट मनसबदार की होती थी, ठीक है ना। मनसबदार की सबसे ज्यादा वैल्यू अकबर के शासन में या मुगल सब बादशाहों के शासन में देखने को मिलता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। अब ये जो मनसबदारी प्रथा है, मनसबदारी प्रथा मतलब क्या, एक पूरा राज्य दे दिया जाता था उसे और उसके नियंत्रण में छोड़ दिया जाता था। बाद में यही मनसबदार, तो जैसे मैंने आपको क्लास लास्ट जब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था तो उसमें मैंने बताया था, जैसे कि सआदत खान, उसे अवध का मनसबदार बनाया गया था और जब देखा कि मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा है तो उसने अपने अलग राज्य की, स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी कि अवध अब
मुगल साम्राज्य नहीं बल्कि उसे सआदत खान के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, वो उसके संस्थापक बने। वैसे ही अगर मैं आपको बंगाल की बात करूं तो बंगाल का मनसबदार मुर्शिद कुली खान को बनाया गया था, लेकिन बाद में जब मुगल कमजोर पड़ गए तो उन्होंने अपना एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया बंगाल, मुर्शिद कुली खान ने, उसके संस्थापक मुर्शिद कुली खान को माना जाता है। वैसे अगर साउथ की बात करूं, दक्षिण की बात करूं, दक्खन की बात करूं तो वहां पर आसफ जाह, ठीक है ना, आसफ जाह ने क्या किया, अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की। कौन सा राज्य? हैदराबाद। तो वैसे ही मनसबदार जो थे अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पद था मुगल साम्राज्य में। अब ये जो विचार था मनसबदारी प्रथा का, ये जो परंपरा थी, कहां से इनको मिला था? शेरशाह सूरी से, पश्चिम एशिया के अरब शासक से, मध्य एशिया, फारस। ये जो व्यवस्था थी कहां पर पहले से ही लागू थी, जिसको मुगलों ने क्या किया, अपना लिया। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका क्या, मुगल, मध्य एशिया, यानी कि सेंट्रल एशिया। इसे क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में ये प्रसिद्ध है क्या, कि मनसबदारी प्रथा मुगलों ने यही से लिया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा, कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार से मिलता है? देखिएगा, अकबर इतना टॉलरेंस, उसके अंदर टॉलरेंस की जो बिहेवियर थी वो इतनी ज्यादा कूट कूट के भरी हुई थी कि वो जो महलों का निर्माण कर रहा था वो खाली इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता था, इस्लाम का प्रदर्शन नहीं करता था, बल्कि देखने से कभी कभी मंदिरों का, कभी बौद्ध विहारों का, कभी जैन मंदिरों का वो प्रदर्शन भी करता था। तो उस समय अकबर ने एक महल बनवाया था जिसका प्रदर्शन लगता था जैसे बौद्ध विहार है, ठीक है। तो पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा, ये सब भले ही अकबर ने बनवाया हो, लेकिन इन चारों में से कौन सा महल जो था वो अकबर द्वारा बनाया गया था और बौद्ध विहार से मिलता जुलता था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हैं, क्या क्या बात, ठीक है, पंचमहल बिल्कुल सही जवाब है, पंचमहल। अगर मैं पंचमहल की फोटो दिखाऊं आपको तो देखिएगा, ये है आपका पंचमहल, ये है आपका पंचमहल। 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम भी पंचमहल रख दिया गया है। और ये देखने से ऐसे लगता है जैसे कि ये क्या है आपका, देखना, ये देखने से आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या है, ये पंचमहल जो बौद्ध विहार की तरह दिख रहा है, बौद्ध विहार की तरह ये दिख रहा है। कौन? पंचमहल, ठीक है ना, ये पंचमहल जो है बौद्ध विहार की तरह दिख रहा है, जिसे अकबर ने बनवाया था, याद रखना इस बात, ठीक है ना। तो ये जो पंचमहल है अकबर द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी में है। और ये जो पंचमहल है वो कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी, आगरा, ताजमहल के पास, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये बौद्ध मंदिर से प्रेरित होता है, ठीक है ना। आइएगा अगला सवाल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा कि 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंशों के शासकों का निवास था? 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में बताइएगा, दिख रहा है, देखिएगा, 16वीं शताब्दी में लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था, यह बताइएगा। राजपूत पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राजपूत, खिलजी, तुगलक और मुगल। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुगल। याद रखिएगा, मुगल जो थे वो 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में कहां पर थे? दिल्ली के लाल किले पर, लाल किले में, ठीक है ना, इस पर इनका शासन था। 16वीं शताब्दी में दिल्ली के लाल किला पर किसी का अगर शासक था, किसी का निवास था वो लाल किला, तो मुगल एम्पायर का था 16वीं शताब्दी में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है मुगलों ने नौरोज या नौराज का त्योहार लिया, वो याद रखिए, मुगलों ने जो नौरोज का त्योहार मुगलों में प्रसिद्ध था वो कहां से उन्होंने लिया? पर्सियों से, यहूदियों से, मंगोलों और तुर्कों से। याद रखिएगा, किससे? पर्सियों से, यहूदियों से, मंगोलों से और तुर्कों से। तो ये नीचे के तीनों ऑप्शन गलत है भाई, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। किससे लिया था? पारसियों से। किससे लिया था? पारसियों से। इस बात का ध्यान रखना है, मुगलों ने नौरोज या नौराज का त्योहार पारसियों से लिया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये कह रहा है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाह में से किसको बाबुल मक्का, याद रखिएगा, बाबुल मक्का, क्या इसे बाबुल मक्का या मक्का द्वार, क्या इसे कहते हैं? मक्का द्वार, बताइए। मुगल साम्राज्य, मुगल काल में क्या
मुगल काल में बाबुल मक्का या मक्का द्वार किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, किसे? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका डी, सूरत को। किसे कहा जाता है? सूरत को। याद रखना, सूरत को मक्का द्वार के नाम से या बाबुल मक्का के नाम से मुगल काल में जाना जाता था। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने तैयारी को लेकर के सीरियस हैं, सेंसिटिव है, तो ध्यान रखना है सूरत, यानी कि डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। आइएगा अगले सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, बिना टाइम को खराब किए हुए। मुगलों से वैवाहिक संबंध रखने वाला प्रथम राजपूत कौन था? याद रखिएगा, मुगलों से प्रथम राजपूत कुल कौन था? कुल का नाम बताना है, वंश का नाम बताना है। अगर किस वो राजपूत पहला कौन था, वो पहला राजपूत वंश कौन था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, इस बात का याद रखिएगा। पहला राजपूत कौन? पहला राजपूत कुल, पहला राजपूत कुल, ठीक है। पहला राजपूत कुल वो कौन था? आपके कछवाहा वंश था। कौन सा वंश? कछवाहा वंश। जो कछवाहा वंश था वो आपका क्या था? कछवाहा वंश पहले राजपूत कुल थे जिन्होंने क्या किया? मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइएगा हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए, कह रहा है किसे मुगलों ने दीर्घ काल तक शाही कारागार के रूप में उपयोग किया? कह रहा है किस किले को, पूछ रहा है किस किले को मुगलों द्वारा शाही कारागार, शाही कारागार के रूप में प्रयोग किया गया? बताइएगा, किस किले को मुगलों द्वारा शाही कारागार के रूप में प्रयोग किया गया? किस किले को? तो याद रखिएगा, आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। झांसी, ग्वालियर, कालिंजर और मांडू। इसका आंसर आप लोग फटाफट दे दीजिए। थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं, यहां पर क्लियर होगी। यहां से मेरे लिखे हुए क्वेश्चंस को आप लोग देखना क्या है, किस किले को मुगलों द्वारा शाही कारागार के रूप में प्रयोग किया गया? तो याद रखना, बिल्कुल सही आप लोग जवाब जा रहे हैं, ग्वालियर। बी आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में है। याद रखिए, कहां पर है ग्वालियर? मध्य प्रदेश। और एमपी वालों, गलती से भी मत छोड़ के आना। एक कभी एमपी से संबंधित क्वेश्चन हुआ तो गलती से छोड़ के मत आ जाना, प्रीवियस ईयर पूछ चुका है क्वेश्चन। और बिल्कुल दिमाग से उतारना मत कि मुगलों द्वारा किस किले को, एमपी के किस किले को मुगलों द्वारा शाही कारागार के रूप में प्रयोग किया गया। तो याद रखना है ग्वालियर, बी आपका ऑप्शन होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, ये देखिएगा, कह रहा मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे अफगान, फारसी, चगताई, तुर्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है जो मध्यकालीन मुगल थे, यानी कि मुगल, सीधा सी बात है कि जो मुगल थे वो क्या थे? अफगानी थे, फारसी थे, चगताई तुर्क थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं थे? तो बिल्कुल सही आपका जवाब है चगताई तुर्क। ये कहां से थे? तुर्क से थे। और इसे कौन सा वंश से माना जाता है? चगताई से। चगताई तुर्क कहा जाता है मुगलों को, चगताई तुर्क। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा गलत है, आपको ये बता देना है फटाफट। अब यानी कि देखना, एक तरफ ब्रिटिश का नाम दिया हुआ है और एक तरफ मुगल एम्पायर का नाम दिया हुआ है। आपने बताना है कि किसके दरबार में ये ब्रिटिश आए थे, किस मुगल बादशाह के दरबार में ये लोग ब्रिटिश आए थे। जिसमें नहीं आए थे वो गलत करना है, ठीक है ना, वो गलत है। तो बताइएगा ए, बी, सी, डी। क्या जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था? तो आपने तो पढ़ाई है एनसीईआरटी, और उसमें क्लियर मेंशन है कि कौन? विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासन में आया था। तो ये तो सही है। अकबर में सर टॉमस रो नहीं आए थे, ये सर टॉमस रो जहांगीर के ही शासन में आए थे। लेकिन अकबर की बात करूं तो ये कौन से थे? रॉल्फ फिंच। क्या नाम है उनका? रॉल्फ फिंच। अकबर के शासन में जो ब्रिटिश भारत आया था उसका नाम था रॉल्फ फिंच, ठीक है ना। और शाहजहां के शासन में तो टाइवर्नियर आया था, औरंगजेब में मनुची आया था। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी।
अकबर के समय में सर टॉमस रो नहीं बल्कि जहांगीर के रूल में आया था, इसलिए गलत है। तो अकबर के शासन में आया कौन था? तो याद रखिए रॉल्फ फिल्स, रॉल्फ फिल्स। आइएगा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, ये कह रहा है निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी वही बताना है कौन सुमेलित नहीं है। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, बाबर तुझके बाबरी, बदायूनी तबकाते तबकाते अकबरी, जहांगीर तुझके जहांगीरी, इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ए बी सी डी में से कौन सा गलत है आप ये बता दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग जा रहे हैं बादुइनी तबकाते अकबरी गलत है, क्योंकि गुलबदन बेगम हुमायूंनामा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाबर तुझके बाबरी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। जहांगीर तुझके जहांगीरी बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। तो ये गलत क्या है? बदायूनी का गलत है। किसका कौन सा गलत है? बदायूनी। बदायूनी का जो पूरा नाम है अब्द अल, देखिएगा बदायूनी के बारे में अगर मैं बता दूं तो इसका पूरा नाम जो है वो अब्द अल कादिर बदायूनी, इनका पूरा नाम है। बदायूनी का याद रखना है, बदायूनी का पूरा नाम अब्द अल कादिर बदायूनी था। इसको दूसरे नाम या प्रसिद्ध नाम जो है बदायूनी, खाली बदायूनी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो बुक लिखी वो तबकाते अकबरी नहीं, बल्कि इसके जगह पर मैं बात करूं तो उस बुक का नाम था क्या? क्या किताबल, किताबल क्या नाम था भाई? किताबल हदीस, किताबल हदीस नाम था। क्या नाम था उनका? किताब अल हदीस, किताबल हदीस नाम था। जो बदायूनी ने बुक लिखी थी उसका नाम था किताबल, किताबल हदीस। याद रखिए किताबल हदीस बदायूनी ने लिखा था, जिसका पूरा नाम क्या था? अब्द अल कादिर बदायूनी। अब बात ये रही कि तबकाते अकबरी किसने लिखी थी? तो इनका नाम था निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद। याद रखिएगा तबकाते अकबरी जो बुक लिखी थी वो निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी, और बदायूनी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था क्या? किताबुल हदीस। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, ये देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग में सही नहीं है? इसमें भी वही बताना है। अबुल फजल क्या मुख्य सलाहकार था? फैजी क्या कवि थे? बीरबल क्या वित्त मंत्री थे? या सभी सही है? ये बताइएगा। ए बी सी और डी, कौन सा आंसर आपका सही होगा? ये आंसर बता दीजिएगा। क्या बीरबल वित्त मंत्री? तो बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हैं कि बीरबल वित्त मंत्री नहीं थे, बल्कि ये तो अकबर के मुख्य सलाहकार थे। तो अकबर हो गए, अबुल फजल हो गए। आपको पता है अबुल फजल ने तो अकबर हिंद लिखा हुआ है, तो एक तरह से वो कवि भी थे, राइटर भी थे, मुख्य सलाहकार भी थे। लेकिन बीरबल वित्त मंत्री तो नहीं थे, वो भी बहुत बड़े मुख्य सलाहकार थे। बार बार आपने कहानी सुनाई होगा अकबर बीरबल की। तो अकबर को जब भी कोई समस्या होती है तो बीरबल के पास ही जाते हैं। तो बीरबल जब समस्या जब इनको हो रही है और बीरबल को ही बुला रहे तो सलाहकार होंगे ना, वित्त मंत्री थोड़े ही ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? मुख्य सलाहकार, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, ये आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। देखिएगा आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों, देखिएगा यहां पर मैं लिख रहा हूं आगरा और फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी जो है दोनों लंदन से बड़े हैं, दोनों लंदन से बड़े हैं भैया। तो बताइए ये बात किसने कही थी? आगरा और फतेहपुर सीकरी वो कौन सा ब्रिटिश था? इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं मनुची, बर्नियर, रॉल्फ फिंच और हॉकिंस, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसने ये बात कही थी कि आगरा और फतेहपुर सीकरी से तो सीकरी जो है वो बड़ा है? किससे? लंदन से भी बड़ा ये दोनों है। तो बताइए ये बात किसने कही थी? तो बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं, रॉल्फ फिंच ने कहा था। किसने कहा था? रॉल्फ फिंच ने। और यही रॉल्फ फिंच है जो किसके दरबार में आया था? अकबर के दरबार में। ये भी ध्यान रखिएगा, अकबर के दरबार में रॉल्फ फिंच आया था। इस बात का भी ध्यान आप लोग रखेंगे। इस तरीके से ये आज का अंतिम सवाल था और ये हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मेरे साथ यानी कि सौरभ सर के साथ सामाजिक अध्ययन विषय के साथ एग्जामपुर एमपी चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस सेशन में जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए लाइक और शेयर क्लास को कर दीजिएगा। ये चीजें तो भूलना ही नहीं है आपने। लेकिन कल की भी क्लास जो होगी
2 बजे आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा जाए, उनको नोटिफिकेशन बताई जाए कि सामाजिक अध्ययन की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और आपको जैसा कि पता है मैं एक इवेंट भी लेकर आऊँगा जिसमें ये बताऊँगा कितनी वैकेंसीज शिवराज सिंह चौहान के साथ के अनाउंसमेंट में जारी की गई थी, ठीक है ना। तो उसकी भी मैं क्लास आपको बहुत जल्दी से बता दूंगा। तो आपको कितने अच्छे से प्रिपेयर होना है और कितने अच्छे से ये जो वैकेंसीज आ रही हैं उसको लेकर के सेटल होना है अपनी लाइफ में, ठीक है। चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन में बने रहकर कल मिलते हैं ठीक इसी एग्जामपुर चैनल पर और ठीक 2 बजे, ठीक है। मैं सौरभ सर आप सभी का अपन सब इंतजार करेंगे नए सेशन की, नए क्लास का। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।